नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। जहाँ तक ईरान की बात है तो अभी बहुत सारे बयान फिर से आने शुरू हो गए हैं कि उनको नुकसान हुआ या नहीं हुआ। और इस बीच ये भी सूचना मिली है कि ईरान को 2.5 लाख करोड़ देने की तैयारी में अमेरिका है। क्यों दे रहा है, किस काम के लिए दे रहा है, कब देगा, क्या शर्तें होंगी, तो ये सारी बात बाहर आएगी। अब सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब जो टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन होता है उसके लिए ये पैसा दिया जाएगा। कई प्रतिबंध जो लगाए हुए हैं उसमें भी राहत होगी, ये भी बात ठीक है, देनी पड़ेगी। अगर आप अपनी बातें मनवाना चाहते हैं तो आपको सुविधा के साथ साथ सुविधा शुल्क, जिसके हमारे यहाँ सरकारी नौकरी में अंडर द टेबल कहा जाता है। अब ये दो देशों की बात है तो ये ओवर द टेबल है, तो देना तो पड़ेगा। और अमेरिका का कहना है कि वह इस कार्यक्रम के लिए सीधे पैसे नहीं देगा, बल्कि उम्मीद है कि खाड़ी के दूसरे देश इसमें इन्वेस्ट करेंगे। मतलब तब भी ट्रंप साहब अपनी जेब से तो कुछ देंगे नहीं और दूसरे के बोलेंगे कि यार ठन्नी दे दे, चवन्नी दे दे। तो ये कहाँ तक जायज़ बात है, ये तो धौंस पट्टी वाली बात है। अब इसकी छानबीन आवश्यक है। अमेरिका ईरान को उसके सिविल एनर्जी प्रोडक्शन न्यूक्लियर प्रोग्राम को विकसित करने में मदद करने पर विचार कर रहा है, अभी दिया नहीं है। अब ये बनिया जो है वो गुड़ देने की बात तो कर रहा है, गुड़ देगा या नहीं देगा, ये हमारे यहाँ कहावत है। इसमें वैश्य समाज को बुरा मनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ ये कहावत है और आम तौर पर ये प्रचलन में है। तो CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को $30 अरब, करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया इसका निवेश का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत ईरान यूरेनियम का संवर्धन किए बिना सिविल एनर्जी के लिए परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकता है। इस डील के तहत ईरान को कुछ प्रतिबंधों से भी छूट मिल सकती है और उसे विदेशी बैंकों में जमा 6 लाख अरब डॉलर तक की राशि पहुंच मिल सकती है, जिस पर फिलहाल प्रतिबंध है। सिविल एनर्जी प्रोडक्शन न्यूक्लियर प्रोग्राम ऐसा परमाणु कार्यक्रम होता है जिसका इस्तेमाल सिर्फ बिजली या ऊर्जा बनाने के लिए किया जाता है, ना कि हथियार बनाने के लिए। इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जाते हैं जो परमाणु रिएक्शन का उपयोग कर बिजली पैदा करते हैं। इसका सैन्य उद्देश्यों या हथियारों से कोई लेना देना नहीं होता। भाई साहब, आप बात को समझो यार, इसका कोई लेना देना नहीं है हथियारों से। यह कदम अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता शुरू करने की कोशिश का हिस्सा बताया जा रहा है। 20 जून को व्हाइट हाउस में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और खाड़ी देशों के नेताओं के बीच सीक्रेट मीटिंग हुई थी। अब ये सीक्रेट हुई थी तो बाहर कैसे आई भाई साहब? कैसी सीक्रेट है ये जो बाहर आ जाती है? इसमें प्रस्ताव पर चर्चा हुई। अमेरिका का कहना है कि वह इस कार्यक्रम के लिए सीधे पैसे नहीं देगा, बल्कि उम्मीद है खाड़ी के दूसरे देश इसमें निवेश करेंगे। तो वेलकम है भाई, आ जाओ, अपने ही लोग हो आप, बाहरी लोग तो हो नहीं, आ जाओ मिलके तरक्की करते हैं। तो इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर जो है उसमें यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड रिएक्टर फ्यूल और परमाणु हथियारों के लिए यूरेनियम मेटल बनता है। फोर्दो में फ्यूल एनरिच प्लांट है। 2200 सेंट्रीफ्यूज का ये इस्तेमाल कर यूरेनियम को 60% तक एनरिच करता है।
और बुशाहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ईरान का एकमात्र चालू न्यूक्लियर पावर प्लांट। वो रूसी ईंधन से चलता है। और नतांज में एनरिच कॉम्प्लेक्स है, ये 14,000 सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल कर यूरेनियम को 60% तक एनरिच करता है। ये हमने आपको पहले भी बात बताई है। फ्यूल प्रोडक्शन, यूरेनियम से फ्यूल बनाया जाता है। रिसर्च संस्थान में न्यूक्लियर पर रिसर्च होती है। रिसर्च रिएक्टर में इनका इस्तेमाल रिसर्च के लिए होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ बिजली पैदा होती है। और नातांज में इजराइल का जो हमला हुआ है वो इसको रोकने के लिए हुआ है। अब ये भी बात आई है कि ईरानी सुप्रीम लीडर को मारना चाहता था इजराइल। भाई साहब, उसकी नीयत बड़ी ख़राब है, बच के रहना। वो तो चारपाई के नीचे भी बम लगाने की हिम्मत रखता है। तो इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कटाज ने गुरुवार को कहा, इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी को ख़त्म करना चाहता था है ये, अब है नहीं। कटाज ने नेशनल चैनल 13 के साथ एक इंटरव्यू में कहा, अगर खामेनी हमारी पहुंच में होते तो हम उन्हें मार गिराते। ये मैंने आपको शायद सवेरे भी किसी एपिसोड में बताया था। और इजरायली खामेनी को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने का मौका मिला ही नहीं। और कटाज से जब पूछा गया कि इजराइल ने अमेरिका से इसकी इजाज़त मांगी थी, तो उन्होंने जवाब दिया, हमें इन चीज़ों के लिए किसी चीज़ की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। अब ट्रंप के बाद अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने दोहराया, 22 जून को उसके हमलों से ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए हैं। और हेगसेथ ने जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डेन केन के साथ डिफेंस डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर पेंटागन में ईरान हमले पर मीडिया को संबोधित किया। अब इसमें उन्होंने कहा कि ईरान पर अमेरिका का हमला ऐतिहासिक रूप से सफल रहा। हेगसेथ ने उस खुफिया रिपोर्ट की जानकारी देने के लिए पत्रकारों को फटकार लगाई। यार, चीज़ बाहर आ जाती है आपकी और आप कहते हो कि पत्रकार का तो काम ही यही है। पत्रकार तो जीता इसीलिए, उसका प्रोफेशन यही है, उसकी रोजी रोटी है ये चीज़ें बाहर निकालना। तो आप उसको फटकार लगा रहे हो, उससे क्या होगा? बाज आएगा? वो नहीं मानेगा। जिसमें कहा गया था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमले से मामूली नुकसान पहुंचा है। अब ये खामेनी साहब हैं, 36 साल से सबसे ताकतवर हैं। 1939 अप्रैल को ईरान के मशहद में इनका जन्म हुआ था। और मशहद जो है वो ईरान और नजफ़ ये इराक है। 1981 में ईरान के राष्ट्रपति बने, 8 साल तक इस पद पर रहे। मतलब 81 से लेके 88 तक, 89 तक ये राष्ट्रपति रहे और इराक से लड़ते रहे। इराक से इनका युद्ध चला 8 साल। और 1989 में खोमेनी की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए। अब ईरान के खिलाफ सभी टारगेट हासिल कर लिए, ये ईरानी सेना बोल रही है। तो भाई साहब, आपको मुबारक। मिठाई बांटो, ढोल ढमक्के करो, डांस लगाओ, थोड़े ठुमके मारो, थोड़ी तसल्ली मिलेगी आपको। इजरायली सेना IDF ने कहा है कि उसने ईरान के साथ 12 दिनों तक चले संघर्ष में सभी टारगेट हासिल कर लिए। सेना ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम दिया था। सेना ने अभी ऑपरेशन को साहसी, सटीक और सफल बताया है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 12 दिनों के भीतर हमने लक्ष्य पूरे कर लिए हैं और ईरान के अंदर गहराई तक हमला किया। इससे ईरान का सैन्य, परमाणु कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता और इसराइल के खिलाफ साजिश रचने वाले प्रमुख लोगों को ख़त्म कर दिया गया। तो कथा समाप्त होता है, सुनो वीर हनुमान। क्योंकि जब आपने प्रमुख लोगों को ख़त्म कर दिया तो कहानी तो ख़त्म है, राम नाम सत्य है। अब ये मंत्री बोल रहे हैं कि खतरा लगा दो, फिर ईरान पर हमला करेंगे। अब इजराइल के रक्षा मंत्री हैं
उन्होंने चेतावनी दी है, अगर इजराइल को ईरान से कोई खतरा महसूस हुआ तो वह उस पर एक बार फिर हमला करेगा। उन्होंने कहा कि इस बार हमला गाज़ा या लेबनान से 100 गुना बड़ा होगा। तो मटेरियल बना लिया आपने 100 गुना। भाई हमला तो तब करोगे ना, दूसरे की शय पर नाच ताता थैया कर रहे हो आप अमेरिका की शय पर, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास खुद के पास सामान है। तो अमेरिकी विदेश मंत्री ने इजराइल ईरान सीज़ फायर पर पीएम से बात की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इजराइल ईरान सीज़ फायर पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से बात की। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी। इसमें क्षेत्रीय स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए कूटनीतिक तरीकों पर चर्चा हुई। इससे पहले पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल मौलाना मुल्ला और घटिया इंसान परले दर्जे का 3rd क्लास असीम मुनीर से मुलाकात की। जैसा वो ऐसा वो, एक तो नीम और दूसरा करेला, दोनों ही ऐसे। तो ट्रंप ने बैठक के दौरान कहा था कि ईरान को लेकर पाकिस्तान की समझ बाकी देशों से बेहतर है, क्योंकि जैसा आप नाचना चाहते हो वो नाच लेता है, मज़ा आता है उसको डांस करने में। और ईरान पर हमलों को लेकर अमेरिकी सीनेट सदस्यों को ब्रीफिंग दी गई। ईरान की 3 परमाणु साइटों पर अमेरिकी हमलों को लेकर गुरुवार को सीनेट के सदस्यों ने ब्रीफिंग दी थी। यह ब्रीफिंग बंद कमरे में हुई है भाई साहब, दरवाजे बंद करके कुंडियां लगाई गई इसमें ताकि किसी को सुनाई ना दे। और यह गोपनीय ब्रीफिंग CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और ज्वाइंट चीफ स्टाफ के प्रमुख जनरल डेन के ने दी। यह पहले ब्रीफिंग मंगलवार को होनी थी। और ईरानी प्रधानमंत्री बोले अमेरिका से बातचीत पर अब तक कोई फैसला नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने गुरुवार को कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का हमारा कोई प्लान नहीं है भाई साहब, कोई हमारी ऐसी कमिटमेंट नहीं है आपसे। और टीवी इंटरव्यू में अरागाची ने कहा है कि हम सभी तय कर रहे हैं कि अमेरिका से बातचीत हमारे हित में है या नहीं है। तो तय कर लो, उसके बाद बात कर लेना, दिक्कत क्या हो रही है यार। उन्होंने बताया कि इससे पहले 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, तो क्या हुआ, उसमें निकला क्या। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अगले हफ्ते दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। तो ये सकारात्मक है, अगर बातचीत होती है तो कोई ना कोई अच्छा परिणाम भी आएगा। ईरानी विदेश मंत्री बोले हैं कि परमाणु ठिकानों को गंभीर नुकसान पहुंचा, एक्सेप्ट किया उन्होंने दरअसल। तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने कहा इजराइल के साथ 12 दिन चले युद्ध की परमाणु साइटों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। ये पहली बार है कि ईरान का कोई बड़ा मंत्री इस बात को स्वीकार कर रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है। सरकार अब इस नुकसान का आकलन कर रही है। ईरान के सरकारी टीवी ने बात करते हुए अरागाची से कहा इस नुकसान के मुआवजे की मांग को डिप्लोमेटिक एजेंडे में शामिल किया गया है। अब ये डिप्लोमेटिक एजेंडा क्या है आपका, वो तो जब तक सामने नहीं आया तब तक पता नहीं चलेगा। परमाणु संधि में ईरान का बाहर होना सबसे खराब होगा, मैक्रो बोल रहे हैं। और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं ये, उन्होंने कहा कि ईरान का परमाणु अप्रसार संधि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT से बाहर निकलना सबसे खराब स्थिति होगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ईरान की परमाणु साइट्स पर अमेरिकी हमले वास्तव में जोरदार थे और ईरान ने 1970 में IAEA से सहयोग की शुरुआत की थी। ईरान अब तक परमाणु अप्रसार संधि NPT के तहत IAEA से सहयोग करता रहा है। उसका रिकॉर्ड अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। तो ईरान ने 1970 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इससे ईरान और IAEA के बीच औपचारिक समझौता हुआ था, जिसके तहत ईरान ने
IAEA को अपने परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी रखने की अनुमति दी थी। तो ये उसकी ईमानदारी है। इसके तहत यह अधिकार मिला कि वह ईरान के घोषित परमाणु स्थलों का निरीक्षण कर सके, वहां कैमरे और निगरानी उपकरण लगा सके और परमाणु ईंधन की निगरानी कर सके। इसका मतलब ईरान के परमाणु संसाधनों का शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल सुनिश्चित करना था। अब ईरान UN की परमाणु एजेंसी से सहयोग रोकेगा। कानून लागू हो गया है। UN की परमाणु निगरानी एजेंसी, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के नाम से है, के साथ सहयोग को खत्म करेगा। ईरान की संसद इसके लिए पहले ही बिल पास कर चुकी है। विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने अब इसके लागू होने की पुष्टि की है और अमेरिका ने कहा है कि हमले में 15 सालों की प्लानिंग का ये नतीजा है। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान हेगसेथ और केन ने ईरान पर हमले को 15 सालों की स्टडी और प्लानिंग का नतीजा बताया। उन्होंने बंकर बस्टर बम की टेस्टिंग का वीडियो भी दिखाया, जिसे पहाड़ों में गहराई तक घुसने के लिए डिज़ाइन किया गया था। केन ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के फोर्डो साइट में बम गिराने के लिए एंट्री पॉइंट के तौर पर दोनों वेंटिलेशन शाफ्ट को निशाना बनाया। ईरानियों ने दोनों वेंटिलेशन रूट के ऊपर बड़े कंक्रीट स्लैब रखे थे। अमेरिकी सेना ने पहला बम कंक्रीट स्लैब को नष्ट करने के लिए गिराया। उसके बाद 4 बमों को फोर्डो के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट के अलग अलग हिस्सों को नष्ट करने के लिए मेन शाफ्ट पर थोड़े अलग कोणों से गिराया। केन ने कहा कि परमाणु ठिकानों पर नुकसान का आंकलन करना उनका काम नहीं है। हालांकि बम गिराने वाले B-2 विमानों के पायलटों ने बताया है कि बम गिराए जाने के बाद जिस तरह आग की लपटें उठी, उन्होंने उससे पहले कभी नहीं देखी। आसमान से जमीन के 200 फुट नीचे बंकर को तबाह कर सकता है B-2 बम्बर। अब इसका डायमेंशन दिया हुआ है यहाँ पे। ऊंचाई 17 फीट है, लंबाई 69 फीट है, चौड़ाई 172 फीट है, 4 इंजन है, पेलोड 18,000 किलो है, ये हमने आपको पहले बताया। स्पीड इसकी 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 11,000 किलोमीटर है। अमेरिका की नॉर्थ रोप ह्यूमन कंपनी ने बनाया है, जो 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इंजन को ठंडा करने के लिए कूलिंग सिस्टम है, जिसमें B-2 को इंफ्रारेड सिग्नेचर से भी पहचाना जा सकता है। GPS के जरिए 50,000 फीट की ऊंचाई से सटीक निशाना लगा सकता है और न्यूक्लियर बम दागने में भी सक्षम है और हवा में रिफ्यूल हो सकता है। 18,000 किलोमीटर तक की रेंज कवर कर सकता है। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति आपके लिए। अब आप नई नई जानकारियां हासिल करते जा रहे हैं और हमें सब्सक्राइब आप करने में ढिलाई बरतते जा रहे हैं। तो हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो नवीनतम जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ना अति आवश्यक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ऐसी हमारी आपके साथ सहमति भी है और ऐसी हम प्रतिक्रिया प्रकट भी करते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।